वेलकम टू मुमकिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, हम सब मुसलमान हैं और हमारे लिए यकीनन हरफ आखिर हमारी दुनिया के मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी कुरान मजीद है। यही कुरान मजीद कहता है कि ला इकराह फ़िद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसके बावजूद हमारी कुछ निजी ख्वाहिशात, हमारे कुछ समाजी अवामिल, कुछ और इंडिकेटर्स जिनको हमने ख़ुद ही से दीन की खिदमत समझ लिया हुआ है, वो आज बहुत सारे लोगों के लिए ज़मीन तंग कर रहे हैं। मेरा इशारा जो हिंदू लड़कियों का मामला चल रहा है, रीना और रवीना का, उनकी तरफ है। हम इन मसलों से कब तक बाहर आएंगे या कब बाहर आएंगे कि किसने कब इस्लाम कबूल किया, किसने कब इस्लाम कबूल नहीं किया, किसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और किसने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की। इस बहस को भी छोड़ दें कि शादी के मामलात क्या हैं। हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक इंसान इस मुल्क में आता है और ऐलान करता है कि मैं मुसलमान हूँ, हम उसे जीने नहीं देते। हम कहते हैं ये तो मुसलमान है ही नहीं। वक्त वहाँ तक जाता है जहाँ उसे ये मुल्क छोड़ के वापस जाना पड़ता है। मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। और जब कोई मुसलमान हो के यहाँ पर कन्वर्ट होके बहुत निचले लेवल पे ज़बरदस्ती की कन्वर्जन से या अपनी मर्ज़ी से इस्लाम के दायरे में आता है, तो हम सब उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक ही इस्लाम कबूल किया होगा। हर मेयार पे ये दोहरा हमारा जो स्टैंडर्ड है, क्या ये हमने इस्लाम के नाम पे इसलिए मुल्क हासिल किया था कि हम अपनी निजी ख्वाहिशों को इस्लाम की खिदमत का नाम दे सकें? हम क्यों नहीं तफरीक करते अपनी ज़ाती मामलात में और जो कुरान ने कहा है उसके बारे में? हमारी स्टेट क्लियर क्यों नहीं है? हमारी सो कॉल्ड सेकुलर और बहुत लिबरल जमातें उस पर एक्टिव क्यों नहीं हैं कि दो लड़कियों को अगर उन्हें शादी करनी थी तो भी वहाँ से भाग के पंजाब आना पड़ा? उनका निकाह पढ़ाने वाले कोई दरगाह के लोग थे? कोई अच्छे उलमा क्यों नहीं अवेलेबल थे जिनके पास जाके वो डिक्लेयर करती कि हम मुसलमान होना चाहते हैं? स्टेट ने कोई ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाया जिसमें जबरी आप किसी की मज़हब की तब्दीली ना कर सकें? ये सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में इसलिए आ रहे थे कि अभी 23 मार्च गुजरा है और 23 मार्च में हमने एक ऐसी फेडरेशन का ऐलान ही इसलिए किया था कि हमने समझा कि हम एक ऐसी माइनॉरिटी हैं इंडो पाक में, सब कॉन्टिनेंट में, कि हमारा उस मेजॉरिटी के साथ गुजारा नहीं है। हम विक्टिम थे। जब हम खुद विक्टिम थे और हमने उसकी बुनियाद पे एक मुल्क हासिल किया, तो फिर हमने यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे ज़मीन क्यों तंग कर दी है? पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ सेरेमोनियल है, सफ़ेद पार्ट? ये सारे क्वेश्चन जहन में आते हैं जब इन मामलात की ख़बरें आती हैं। और कुछ ख़बरें हैं जो सामने आ जाती हैं, पता नहीं कितनी होती होंगी, जो रिपोर्ट ही नहीं होती। इस पे भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन में जो कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट है उस पर एक्टिव क्यों नहीं नज़र आ रहे, इस पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट आज मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ़ कराती चलूँ। वजाहत मसूद ने मुझे ज्वाइन किया है, उमर जावेद ने जो कि हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, और शहजाद चौधरी स्काइप पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। वजाहत साहब, ये जो रवैया है हमारा कि हम कहते हैं कि हमने इसलिए पाकिस्तान हासिल किया था कि हम बहुत तंग थे वहाँ पे, हमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी। सबसे बड़ा बुनियादी एक ये नुक्ता है। तो वो रिलीजियस फ्रीडम क्या हमने ट्रांसपायर की है इनटू आवर माइनॉरिटीज़, या अपने रियासत के स्ट्रक्चर में ट्रांसपायर की है, उसको जो है वो रिफ्लेक्ट किया है? 1940 को ये करारदाद मंजूर हुई जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया है। 1941 में जब मुस्लिम लीग का सालाना इजलास हुआ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मद्रास में था, तो उसमें मुस्लिम लीग ने पहली दफ़े पाकिस्तान का जो मुतालबा था उसको अपना क्रेडो करार दिया, अपना नस्बुल ऐन करार दिया। और उस मौका पे जो सेक्रेटरी लियाकत अली खान साहब थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने जो तकरीर की वो सारी की सारी माइनॉरिटीज़ के राइट्स पे है। 1950 8 अप्रैल को नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ दिल्ली में, तो उसकी चौथी क्लास ये कहती है कि दोनों मुल्कों की रियासतें अपनी अपनी टेरिटरी में फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकेंगी। इसका मतलब यह है कि 1950 में भी ये इशू इतना अहम था और हमने कमिट किया, दोनों रियासतों ने, हम उस पर कमिटेड हैं। वो लैप्स नहीं कर गया वो मुआहदा जो दो मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। सिंध को मैंने अपने काम में, अपनी ह्यूमन राइट्स एजुकेशन में काफ़ी करीब से देखा। 12 साल में वहाँ देहात में जो ट्रैवल करता रहा हूँ, ये पैटर्न है। ये वहाँ के जागीरदारी निज़ाम में सबसे जो कमज़ोर तबका है वो वहाँ के भील हैं, वो वहाँ के कोली हैं, वो वहाँ के जो है इस जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं वो हैं। माफ़ कीजिएगा, वो ब्राह्मणों को ज़रा और रानों को ज़रा हाथ लगा के देखे ना, उमरकोट के सर पार करके, मिट्टी के और नगर के। एक बात, बच्चियाँ कम उम्र हैं, उनका बेफाम मिल गया है नादरा से
एक बच्चे की पैदाइश जो है वो 3 जनवरी 2004 की है, जिसका मतलब ये कि 15 साल 2 महीने की है। दूसरी बच्ची की पैदाइश जो है वो 1 जून 2006 की है, वो बच्ची 13 साल और 8 माह की है, तकरीबन 14 साल, तकरीबन 14 बरस की है। ठीक हो गया। दूसरी बात, दोनों बच्चियाँ अनपढ़ हैं। इस्लाम की तालीमात जो हैं वो सिर्फ हिंदू बच्चियों के तक ही क्यों पहुंचती हैं, जिन्होंने पहले से एक मुसलमान जो है वो अपने शरीक हयात के तौर पर चुन रखा होता है। ये रोशनी जो है ये हिंदू लड़कों तक क्यों नहीं पहुंचती, बुजुर्ग उम्र की औरतों तक क्यों नहीं पहुंचती, उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती जो है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो है वो जनूबी पंजाब के ख़ास दरगाह पे होते हैं, और सारे जो कबूल इस्लाम है हिंदू बच्चों को भरचुंडी शरीफी में क्यों होते हैं। उन साईं साहब के जो है वो कलाम में खुदा ने को ख़ास बरकत दी है। उसके लिए फिर तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बिलावल भुट्टो पे आती है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कमोबेश एक छोटे से वक्फे के सिवा मुसलसल 25-30 बरस से जो है वो हुकूमत कर रही है। बिलावल भुट्टो नए तालीम याफ्ता एनलाइटेंड आज की दुनिया को जानने वाले लीडर है। ही शुड स्टैंड अप टू दिस आउटराइट इनजस्टिस। मुझे मालूम है कि उनको ये बताया जाएगा कि जी आपके इलेक्टेबल्स आपसे रूठ जाएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इलेक्टेबल्स की वजह से पीपल्स पार्टी वहाँ नहीं जीतती। सिंध के लोगों के खून में, डीएनए में भुट्टो साहब की शहादत शामिल हो गई है। वो उसको वोट देते हैं, वो किसी वडेरों, किसी पीरों, किसी फ़कीरों को वोट नहीं देते। अगर बिलावल भुट्टो इस इशू पे नहीं उठते तो इसका मतलब ये होगा कि उनके जमहूरियत के लिए और इस मुल्क में एगैलिटेरियन पैराडाइम के लिए जो उनकी कमिटमेंट है, जो उनके नारे हैं, वो दुरुस्त नहीं है। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हर दफ़े जो बात निकलती है, जब ये कहा जाता है यही मिट्ठू मियाँ साहब जो अब जो है वो खैर कहीं के नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पीटीआई में आने की कोशिश की थी, अब वो कहीं नहीं है, लेकिन वो इलाके का जागीरदार है। क्या वजह है कि चांडियो साहब के इलाके में जो है ना वो 4 बंदे कत्ल होते, वो बच्ची टकरे मारती फिर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। वसान साहब के इलाके में जो वो मामला हुआ है, बच्ची को रमशा वसान को कत्ल किया गया है। क्या वजह है कि हर दफ़े पीपल्स पार्टी के ज़ेर सरपरस्ती या उसके इन्फ्लुएंशियल लोग ही उसमें से बरामद होते हैं? पीपल्स पार्टी तो खुद को जमहूरियत पसंद जमात कहती है, वो तो ये कहते हैं हमारी ये, तो क्यों नहीं? आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्राम जरदारी साहब और मैं फरियाल तालपुर साहबा से जो है वो इसकी तवक्को नहीं रखता, लेकिन बिलावल से रखते हैं हम ये तो। ओके शहजाद साहब, रमेश कुमार हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, वो कहते हैं ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं है जो जबरी मजहब की तब्दीली को रोक सके। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो सिंध क्रिमिनल लॉ 2015 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ का बिल पेश किया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसकी इतनी मुखालफत हुई थी मजहबी जमातों की तरफ से कि उसको रोल बैक कर दिया, मतलब उस पर कुछ हुआ ही नहीं फर्दर। तो अगर सेल्फ प्रोक्लेम्ड लिबरल जमातों का ये हाल है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को समझती हैं कि हम वेमेन एम्पावरमेंट में, माइनॉरिटीज़ के राइट में सबसे बेहतर हैं इस मुल्क में, तो फिर व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पार्टीज? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने भी की और वजाहत ने जो कहा मैं उससे भी एग्री करता हूँ। बड़ी हद तक यही हमारे मसाइल हैं, लेकिन मेरा अपना ही समझ, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग, मेरा ख्याल ये था कि सिंध असेंबली में ये कानून बन चुका है कि फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं हो सकती इनटू अनदर रिलीजन। अब क्या उसके अंदर इतनी डिटेल मौजूद है कि आप किसी को ले जाके मुसलमान नहीं कर सकते और मुसलमान होने के बाद शादी नहीं हो सकती, लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन का एक तो आपने शुरू में कहा कि हमारा मजहब इजाज़त नहीं देता, और मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ को सामने रखते हुए सिंध असेंबली ने एक कानून पास ज़रूर किया है। यह हमारी फेडरेशन के अंदर फेडरल लेवल के ऊपर इस किस्म का कानून अभी शायद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सिंध ने ज़रूर इसको पास किया है और मेरा ख्याल है कि ये एग्जिस्ट करता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि इसको सिंध को देख लीजिए, ये तो हिंदू लड़कियों का मसला है, सेंसिटिविटी है, दुनिया भर में सेंसिटिविटी है, भारत शोर मचाता है और हमारे अपने यहाँ भी इस किस्म का बहुत शोर मचा है हिंदू लड़कियों के इस फोर्स कन्वर्जन के बाद। लेकिन मुझे ये बताइए कि वहाँ पर जो हारी की बेटी है, चाहे वो मुसलमान है, और यकीन मानिए मेरी नज़र के अंदर गरीब गुरबा जो है और हारी का जो औलाद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका मजहब क्या है, क्या उसकी लड़कियां उसकी अपनी मलकियत हैं या नहीं है, क्या उसकी ये बीवी अपनी मलकियत है या नहीं है, या वो किसकी मलकियत में है, क्या वो हारी अपनी मलकियत खुद है कि नहीं है। अच्छा, ये इशू है और इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और ऐसी ऐसी भयानक किस्म की मिसालें हमारे इस निज़ाम में जो कि इस वक्त सिंध के अंदर है और गालिबन साउथ पंजाब के अंदर भी बड़ी हद तक कहीं ना कहीं मौजूद होगा, इस किस्म की इतनी भयानक मिसालें हैं
कि मैं उसको बयान करना मुश्किल है मेरे लिए, हमारे टेलीविजन के ऊपर जो नेशनल टेलीविजन है जो फैमिलीज के अंदर देखा जाता है। ये बदकिस्मती है हमारी और ये रियलिटी है। तो बिफोर वी गो ऑन टू के हिंदुओं के हम उसके ऊपर कहें कि जी इंडियंस आर सेंसिटिव या कोई हमारी रियासत फेल कर गई, मेरा ख्याल है रियासत सरासर फेल की औरत को उसका मकाम देने के अंदर। औरत को आज भी हम कमोडिटी समझते हैं, औरत को हम आज भी एक जिसे कहते हैं ट्रेडेबल कमोडिटी है, ये ट्रेडेबल कमोडिटी है। मुझे बताइए कि कितने सारी ऐसी जिरगे हैं, कैसी पंचायतें हैं जहां पर कि औरतों का सौदा करके मामलात को हल नहीं किया जाता, और साउथ पंजाब और सिंध तो बदनाम है इस मामले के अंदर। ट्रांजैक्शनल कमोडिटी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ट्रांजैक्शनल कमोडिटी जी, ट्रांजैक्शनल कमोडिटी है। इट इज मतलब कोई इंसान, हम तो अपने तौर पे बेटियों बहनों वाले और माओ वाले लोग हैं, जो भी है उसको सोचने की जरूरत है कि यार आप मुसलमान हो, मुसलमान तो आया ही इन चीजों के खिलाफ था। इस्लाम तो पर्पस ही ये था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी क्या थी कि तुम अपनी बच्चियों को इस तरीके से मत दफना दिया करो, ज़बा मत कर दिया करो। ये पहला सबक था उस दौरे जाहिलाना के लिए जिसमें इस्लाम था। हमने क्या शक्ल बना ली है, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं है। भूल जाइए हिंदुओं को कि इंडिया क्या कहता है, भूल जाइए कोई और क्या कहता है। हमारे अपने मुसलमान वो सफेद रंग के नीचे जो कि कायम है, और हमारा आइन उसकी इजाजत उसकी जिम्मेदारी उठाता है। योर आइन, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसके अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो कि उनके हकूक के लिए बात करती हैं, उनके हकूक को वाज़ेह तौर पर बयान करती हैं। हमारा काम उस आइन को लागू करना और उस आइन के तहत उनको उनके हकूक देना। ये रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं उमर। मतलब बातचीत से तो ये नतीजा मैं निकाल रही हूँ कि शायद हम एज अ सोसाइटी अभी भी दौरे जाहलियत में ही जिंदा है, क्योंकि काम तो सारे वही हो रहे हैं जिसके लिए आयात भी उतरी कुरान पाक में, जिसके बारे में अहकाम भी मौजूद हैं। मुझे नहीं मालूम किस सूरत में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दिन तिलावत सुन रही थी अपनी गाड़ी में ट्रैवल करते हुए, तो वो कह रहे थे कि जब जिंदा किया जाएगा दोबारा कब्रों में से उठा के, तो जिन बच्चियों को जिंदा दफन किया गया था उनसे ये सवाल होगा कि बताओ तुम्हें किस जुर्म में दफनाया गया। मतलब इस हद तक स्क्रूटनी होगी, ये हम भूल जाते हैं। फिर जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि हमने तो जो सुना है और पढ़ा है बड़ों से, वो ये है कि दिलों से फैला इस्लाम, दिल की रोशनी से मुंतकिल हुआ एक दूसरे को देख के, ये तलवार के जोर पे कभी भी नहीं फैला। तो ये जो रवैया है, एक तो उस पर भी आप रोशनी डालें, आप उसे कैसे देखते हैं। दूसरा ये बताइए कि ये वज़ीर आज़म की क्या अकल जवाब दे गई है कि ये हर दफ़ा जब इंडिया से कोई रिस्पॉन्स आता है तो फ़ौरन उसका नोटिस लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। दिस इज़ सेकंड टाइम कि टाइमिंग ऐसी है कि जब इंडिया ने पॉइंट आउट किया किसी चीज़ को तो फ़ौरन उस पर नोटिस ले लिया। ये हिंदू लड़कियों का मामला भी सुषमा स्वराज के ट्वीट के बाद इन्होंने नोटिस लिया है। तो ये क्या हम कोई इनका मशीर नहीं है ऐसा जो इन्हें इन चीज़ों की समझ दे? क्या मसला है? देखिए ज़रा, सबसे बुनियादी मसला ये है जो आपने कहा कि हम क्या जाहिलियत के दौर में रह रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम नेशन स्टेट का तस्वर पर पूरा नहीं हम कर सके। नेशन स्टेट का तस्वर जो होता है, जो कौमी रियासत का तस्वर है ना, उसके कई तकाजे हैं। उन तकाज़ों में से एक बुनियादी तकाजा ये होता है कि नेशन स्टेट को जागीरदारी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना पड़ता है। जिस तरह हमारी क़यादत के मुकाबले में वहाँ इंडिया में नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पर जागीरदारी निज़ाम ख़त्म किया। ख़त्म उस तरह मुकम्मल तौर पर दारी बाता नहीं हुआ, ख़त्म करने की, उसे कम करने की कोशिश की। तो ये नेशन स्टेट का जितनी भी एग्जिस्टेंस हुई है, चाहे पहली जंग अजीम के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, आप देखें हर वो नेशन स्टेट सक्सेसफुल रही है कि जिसने बुनियादी कई तकाजे पूरे किए, जिनमें सबसे अहम तकाजा मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पर जागीरदारी निज़ाम का खात्मा होता है, जो हम नहीं कर पाए। ये मसले वहाँ पर लिंक है, जिस तरह शहजाद चौधरी साहब ने भी जिक्र किया कि अंदरून सिंध आज भी अगर हम देखें, किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, तालिब इल्म ने क्लासिकल देखना हो कि जागीरदारी निज़ाम क्या होता था, तो वो आज अंदरून सिंध जाकर देख सकता है कि जागीरदारी निज़ाम क्या होता है। ये मसला वहाँ से लिंक है। दूसरा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम तो खुद अपने इंट्रो में हम तो खुद अकलियत थे 1940 में, और अकलियतों के हकूक़ के लिए हमने एक मुल्क लिया। आप देखें जोगिंदर नाथ मेंडल की मिसाल आप देखें, जो एक दिल्लत थे, उन्होंने किस पर इंसार किया? उन्होंने कांग्रेस पर, गांधी पर, नेहरू पर इंसार नहीं किया, उन्होंने कायद-ए-आज़म पर इंसार किया, उन्होंने पाकिस्तान पर इंसार किया। बाद में वो मायूस हुए, 1950 के बाद मायूस होकर भारत चले गए, लेकिन कायद-ए-आज़म की हयात तक वो पाकिस्तान में रहे और वजीर कानून रहे। अब ये देखिए, अगर रलाय कर रहा होता उनको कोई और वजारत दी जा सकती थी, लेकिन कानून जो रियासत ने बड़ी तशरीह करनी है, उसके वजीर को एक हिंदू दिल्लत को बनाया गया, जोगिंदर नाथ मेंडल। तो ये सूरत हाल थी जिसको हम बाद में संभाल नहीं पाए। अच्छा, आप ये देखिए, एक और बात का समझना जरूरी है कि जो सिंध के हिंदू है ना,
वो उस तरीके से जो आज का इंडिया है या गंगनी जमनी तहजीब है, वहाँ जिस तरह ज़ात पात की कट्टर ज़ात पात की सख्तियाँ हैं, ब्राह्मणिकल अप्रोच है, ब्राह्मणों का जिस तरह वहाँ होल्ड रहा है, ये सिंध के हिंदू में उस तरह की अप्रोच नहीं रही। लाल कृष्ण अडवाणी जो इंडिया के नायब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किताब भी लिखी माई कंट्री माई लाइफ, वो सिंध से ही गए थे 47 में इंडिया, तो वो कहते हैं कि इंडिया जाकर मैं हैरान हुआ कि इतनी जात पात है, जबकि हमारे सिंध में तो इस तरह का जात पात का कल्चरल क्योंकि यहाँ का जो सिंध का हिंदू रहा है वो मुतासिर है सूफी कल्चर से, झूलेलाल कल्चर से। आप ये देखिए, बड़ा सेक्रेट समझते हैं सिंध की लैंड को, जी सिंध की लैंड को भी वो बहुत मुकद्दस समझते हैं। तो ऐसे हम जो है सुषमा स्वराज पे उमर मुझे आप बताएं कि उन्होंने तो देखिए उन्होंने इसको बहुत अच्छा मैं इमरान खान से या फवाद चौधरी से इख्तलाफात के बावजूद ये बात मानता हूं कि अगर इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू होते या इस टाइम इंद्र कुमार गुजराल होते, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, या देवी गौड़ा होते, और वहां से इस तरह की तनकीद आती तो मैं एक मिनट के लिए सोच भी लेता यार कि ये है। लेकिन मोदी के भारत से, नरेंद्र मोदी के भारत से, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी हमें इस तरह इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। हम ब्लेम तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन वाकई मोदी का भारत कोई सेक्युलर नहीं है, कोई उसमें ह्यूमन राइट्स का कोई बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है। बट माय क्वेश्चन इज कि ये इमरान खान को सभी चीज़ों का नोटिस तब क्यों लेना पड़ता है जब वो इंडिया की तरफ से पिन पॉइंट होती है? इनको वैसे नहीं अदराक चीज़ों का कि क्या मसाइल है यहाँ पर? नहीं, अदराक होना चाहिए चीज़ों का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बात मुझे का खेद इसलिए है ना कि करने वाला इशारा कौन दे रहा है। जी क्या कह रहे हैं आप? तो एक बात तो मैं याद दिलाऊं भाई उमर को कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से जब सोवियत फौजों की वापसी का मुतालबा किया करता था तो बबर करमल साहब मुतालबा किया करते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल कर दी जाए। ये तो रियासतों का, लेकिन हैविंग सेड दिस, माफ़ कीजिएगा मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ जो ज़नारा बीबी फरमा रही हैं। ये मुझे लगता यही है कि सुषमा के बयान के बाद जो है रद्द अमल में ये लाइन साफ़ की गई है। मैं उसका मैं सबूत ये देता हूँ कि उस्ताद को तालिब इल्म ने नहायत नारवा वजह पे नाहियत नाइंसाफ़ी करते हुए दरसगाह के अंदर कत्ल किया है। उसकी FIR 9 घंटे बाद दर्ज हो रही है, उसका प्रिंसिपल मुद्दई बनने को तैयार नहीं है, मौका का कोई गवाह सामने नहीं आ रहा है, बच्चे को जो उसके जो बेटे को जो है धमकियाँ दी जा रही हैं। भाई अगर नहीं इमरान खान ने उस पर बयान देना था, पंजाब का सूबाई वजीर कोई नहीं है, पंजाब का कोई वजीर आला नहीं है और उसी इलाके से है वजीर आला साहब जो है। तो मैं देखिए कई बड़े इश्यूज होते हैं, उन पर सिर्फ आधा मिनट अगर जी शहजाद साहब जी हाँ उमर बात कर लें आप। जी मैं कह रहा था कई बड़े इश्यूज होते हैं वो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे आपको याद होगा 92 में इंडिया में बाबरी मस्जिद गिराई बीजेपी ने, तो पाकिस्तान में दूसरे दिन शोक का ऐलान किया गया, वो बड़ा इशू था। लेकिन अब मुझे वजाद साहब बताइए, 4 साल पहले यूपी के अंदर अखलाक नाम का एक मुसलमान था जिसको बीजेपी के वर्कर्स ने आकर हलाक कर दिया। क्या पाकिस्तान ट्वीट करता? क्या यहाँ से हुकूमत ट्वीट करती? हमने किया जी, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी रियासत ने ट्वीट कर दिया था कि अखलाक को आपने मार दिया, गाय का गोश्त। बात कर रही हूं, हम उसे तो डिफेंड कर रहे हैं या कोई मोदी की गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहा है, एक ह्यूमन कंसर्न है। जी शहजाद साहब मेरे पास टाइम कम है ब्रेक से पहले जी। टू बी फेयर टू इमरान खान ने जो ही जब ये मामला रिपोर्ट हुआ तो इमरान खान ने जो पहला स्टेप था उसने कहा कि मैंने, और जो वहाँ से अनाउंसमेंट आई कि हमने IGs, इमरान खान ने IGs को बोला है कि आप हमें इमीडिएटली रिपोर्ट दें कि ये क्या मामला क्या हुआ। उससे अगले दिन फिर ही टोल्ड द चीफ मिनिस्टर्स कि मैं इसकी मुकम्मल तहकीकात चाहता हूँ और इसके ऊपर जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो फौरी तौर पर लिए जाएं और बच्चियों को वो करवाया जाए, रिकवर करवाया जाए बच्चियों को। ये था उसका। तो पहली स्टेज के अंदर IGs को बोला और दूसरी स्टेज के अंदर ये बोला। इस बीच में सुषमा स्वराज की ट्वीट्स आती हैं जिसको कि फवाद चौधरी फिर प्ले अप करता है। मेरा ख्याल है सुषमा स्वराज ने इतना बड़ा डिटर्मिनेंट नहीं था जितना कि इस हुकूमत और इस रियासत की वो जिम्मेदारी थी कि हमारे हाथ से जब हम ये कह रहे हैं कि हम अकलियतों का इतना ध्यान करते हैं, तो ये कहते कहते कैसे मुमकिन हुआ 23 मार्च के इर्द गिर्द के इस किस्म की चीज होगी। ये प्रेशर मेरी नजर में, कम से कम मेरी नजर में ज्यादा था बनिस्बत सुषमा स्वराज की ट्वीट के, जिसको कि बहुत लाइटली लिया होगा। और द वे फवाद हैंडल्ड दैट, आई थिंक उसने भी उसको बहुत ही एक बेहतर तरीके से लेकिन डिसमिसिव तरीके से ही हैंडल किया बेसिकली उसको। तो मेरा ख्याल है वो दैट वाज़न्ट इतना बड़ा फैक्टर नहीं था पाकिस्तान के इस मामले। आपका अपना ओपिनियन है। बहरहाल बात ये होती है कि जब मसला होता है, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड के अटैक में देखा, हमने विद इन 24 आवर्स रिएक्शन देख लिया उनकी स्टेट का,
उनकी हेड ऑफ स्टेट का, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका पॉलिसी बयान आ गया, उन्होंने लॉ डिटर्मिन कर दिया कि हम बैन करेंगे गन्स को हर तरह की, और लोगों ने वो जमा करानी शुरू कर दी। मैं उस रिस्पॉन्स की बात कर रही हूँ कि हमारी स्टेट को फ्रॉम द पुलिस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इतना टाइम क्यों लगता है रिस्पॉन्ड करने में? लोगों की जनरेशन्स ख़तरे में पड़ जाती हैं। एक प्रोफेसर कत्ल हो गया, उसके बच्चे को धमकियाँ मिल रही हैं, और उसके बाद हम डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि नहीं हम तो बड़ा टाइमली एक्शन ले रहे थे। मेरे ख्याल है इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मामला है इलेक्शन कमीशन में जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी अपॉइंटमेंट का, जिसमें आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213, 218, 218 वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म को बाउंड करता है, द ओनस इज़ ऑन द प्राइम मिनिस्टर, कि वो कोई 3 नाम नॉमिनेट करें मुशावरत के साथ अपोजिशन लीडर के साथ, और उसके बाद उसे आगे कमेटीज़ में भिजवाया जाए, और फिर बातचीत के ज़रिए जिस तरीके से जिस मेंबर पे एग्रीमेंट होता है उसको अपॉइंट कर दिया जाए। ये एक नया प्रेसिडेंट देखने में आ रहा है कि फॉरेन ऑफिस इज़ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एक तरीके से जो आप शेल का वर्ड है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ हो जाए तो उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं आ सकते। तो इन आर्टिकल्स में 213 to 218 में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शेल डू दैट। अब प्राइम मिनिस्टर क्यों अपनी इस जो उनका एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, उसको क्यों नहीं पूरा कर रहे? क्या उनके लिए कोई पर्सनल रीजंस हैं कि जाके ऑपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा? उनकी पर्सनल रीजंस इस हद तक बढ़ गई हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास कर रहे हैं। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड कि फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से इस तरह के मामलात जो हैं वो प्रपोज किए जा रहे हों। और सुनने में ये आ रहा है कि ऑपोजिशन लीडर ने ख़त भी लिखा है जवाब में, कि उन्होंने लिखा है कि आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है। इस पर कुछ बात करते हैं। शहजाद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह का रवैया, चाहे वो जिस भी वजह से है, अगर आड़े आ रहे कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को पूरा करने के लिए, तो हम इन प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? 2 चीज़ें हैं ना जी। एक तो ये कि क्या इस हुकूमत ने गलती की एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ना बना के? अच्छा, क्या शाह महमूद कुरैशी को फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा इकट्ठे दिया जा सकता था? मेरी नज़र में दिया जा सकता था। उसकी प्रोविजन क्रिएट की जा सकती थी रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर। शायद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की गुंजाइश है शहजाद साहब? हाँ, चौधरी परवेज इलाही साहब को बनाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, तो इसलिए ये गुंजाइश, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था चौधरी परवेज इलाही को। ओके, सो लेट्स सेटल इट देयर। ओके, अब क्या ये तरीका फॉलो किया जा सकता था? अगर ये फॉलो किया जा सकता था तो उसमें कानूनी चारागोई, मेरा ख्याल है कि उसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत थी, जो कि एक हाउस के अंदर ये सिंपल मेजॉरिटी के साथ किया जा सकता है। बहरहाल ये नहीं हुआ। अच्छा, अब दूसरा पर्पस आ जाते हैं कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहता है, नहीं मिलना चाहता। मेरे हिसाब से तो इन 2 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट से भी बड़े मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान के आगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि वो जो 2 मेंबरान हैं, मैं अलबत्ता ये बात कर रहा था, इससे भी बड़े मामलात हैं इस वक्त जो कि गवर्नमेंट के आगे और पाकिस्तान की रियासत के आगे बैठे हैं। उनको देखने के लिए भी इस वक्त पार्लियामेंट को इकट्ठे बैठ के बात करने की जरूरत थी। पैटर्न का मामला मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्रुप्स के ऊपर जिसको हमने बाहर किया है, इनकी कोई मेन स्ट्रीमिंग, डी रेडिकलाइजेशन की कोई पॉलिसी बननी है तो बननी भी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बननी है तो किस तरीके से बनानी है, कौन एग्री करता है कौन नहीं एग्री करता, फिर मिलिट्री कोर्ट्स का मामला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेशुमार चीज़ें हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी हमारी पार्लियामेंट को डिफाइन करनी है। बहरहाल इसको भी हम जान लेते हैं कि उतना ही ज़रूरी है। अगर ये उतना ही ज़रूरी है जितने के बाकी 4 मामलात हैं, तो क्या इसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की नाक रगड़वाई जाए ऑपोजिशन के लीडरान के आगे? क्या ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री लीडर या डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर, आफ्टर ऑल उनकी हर बात का जवाब शाह महमूद कुरैशी उठ के खड़े होकर देते हैं पार्लियामेंट के अंदर? उस वक्त तो वो नहीं कहते कि इमरान खान क्यों नहीं है, वो जवाब दे हमें। अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर काम मकसद है, ऑब्जेक्टिव मकसद है, तो वो शाह महमूद कुरैशी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको ऑथराइज किया जाता है वो बैठ के बात कर सकता है। चौधरी निसार किया करते थे, सिमिलरली नवीद कमर किया करते थे पीपल्स पार्टी की तरफ से। आप रिप्रेजेंटेटिव अपने डिक्लेयर कर देते हैं, वो जाके आपस में बातचीत करते हैं, और अगर वो एग्री करें सब लोग तो फिर वो फाइनली किसी न किसी शक्ल में जाके हो सकता है कि इनको फिर बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन उनको जहां ये डर हो कि मैं सामने जाऊंगा और मुझसे ये कहा जाएगा कि अच्छा जी ये जो सबसे पहले तो
फलाने को जेल से निकालो, मेरे खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको माफ कर दो, और या ये कि जी ये जो इस वक्त फेक अकाउंट चल रहे हैं उनका क्या बनेगा। अगर उसको ये खौफ और डर है तो शायद वो कभी भी सामने नहीं आएगा इनके कि ये मैंने एनआरओ इनको नहीं देना, ये एनआरओ के भूखे हैं, ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, खलासी। चलें सर, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट हो जाना चाहिए और टेलीफोन पे कम्युनिकेट करना चाहिए। कई ऐसी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं जहां पे वजीर आजम और हेड ऑफ स्टेट लोगों के सामने ही नहीं आते, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सामने आएंगे तो काफ़ी ऐसी बातों का जवाब देना पड़ेगा जिसके जवाब उनके पास नहीं है। वजाद साहब, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? बात कर रहा हूँ, आपके पास दो बहुत काबिल इस वक्त बैठे हैं लोग, उनको बारी दीजिए। आई एम श्योर दे विल गिव अ डिफरेंट ओपिनियन एंड अ डिफरेंट वॉइस। सर, आई आल्सो हैव अ वॉइस, आई आल्सो हैव अ ओपिनियन। मैं उन्हीं की तरफ जा रही हूँ। आई हैव टू कंटिन्यू एंड मॉडरेट द डिबेट। आप क्या समझते हैं वजाद साहब, ये किस आपको ये रवैया कैसा लग रहा है इमरान खान का? देखिए, मैं आपसे अर्ज किए देता हूँ, ये इसकी भी एक तारीख है। जब 1988 के इंतखाबात के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी और वज़ीर आला पंजाब के बने मियाँ नवाज शरीफ साहब, तो वो लाहौर तशरीफ़ लाती थी वज़ीर आज़म, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो उनका इस्तकबाल करने नहीं जाया करते थे, उनसे मुलाकात नहीं किया करते थे। ये एक रवायत चली आ रही है। जमहूरियत अपने एसेंस में तसलसल है लोगों की राय का। राइट। इमरान खान साहब इतने ही मोहतरम और काबिल एहतराम वज़ीर आज़म हैं जितने आसफ गिलानी साहब थे या मियाँ नवाज शरीफ साहब थे या उनसे पहले वाले हजरात थे। ठीक है, इमरान खान साहब को मुझे नहीं मालूम कि ये खौफ किसने क्यों दिलाया है कि लोग आपके सामने आएंगे और गिड़गड़ाएंगे कि आप हमें एनआरओ दें। ना इमरान खान साहब एनआरओ दे सकते हैं और ना कोई सियासी रहनुमा इतना गिरा हुआ होता है या उसकी इज़्ज़त नफ्स इतनी गई गुजरी होती है कि वो आगे कहे कि पहले हमें जेल से निकालो और हम उसके बाद बात करेंगे। बात यह है कि खान साहब का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की तारीख़ का तसलसल नहीं है, बल्कि एक रहमत इलाही है जो हम पे अचानक नाज़िल हुई है। और हमारा काम उसके सामने जो है प्रोस्ट्रेट होके सजदे में जाना है। इस मुल्क में बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं हमारे मोहतरम भाई शहजाद चौधरी साहब। खान साहब को इलेक्शन कमीशन के अरकान के लिए भी, अभी जो बैनुल-अक़वामी मामलात आएंगे उनमें भी, आगे चल के तो निगरान हुकूमतों के मामलात भी आना है। अगर हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारी ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करे और जब अगले इंतखाबात का वक्त आएगा तो इन्हीं के साथ बात करना। जब कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शेल, तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पार्ट पे एरोगेंस है। ये एरोगेंस जो है वो अपोजिशन के लीडरों ने तो नहीं पेश की। और मैं आपसे एक और बात अर्ज़ करूँ, ये मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बात, अपोजिशन लीडरों ने इस मुल्क में 2-2, 3-3 दफ़े जो है वो हुकूमतें कर रखी हैं। कुछ 6 दफ़े तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है, कुछ 3 दफ़े ये वाली मुस्लिम लीग इक़्तिदार में आई है। ऐसा कोई उनके लिए नया मामला नहीं है। वो दे विल नॉट लोअर देमसेल्व्स। और खान साहब अगर ये समझते हैं कि खान साहब के हाथ में है किसी को बरी करना या जेल से निकालना, तो फिर हम अदालतों की आज़ादी की बात क्यों करते हैं? इट इज़ फॉर द कोर्ट्स ऑफ जस्ट कोर्ट्स ऑफ द लॉ टू डिसाइड कि किसको छोड़ना और किसको नहीं छोड़ना। इसका मतलब ये कि खान साहब हमें इनडायरेक्टली क्या ये बताना चाहते हैं कि वो, और ये नाक रगड़वाने का मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करने का मामला है जो कि आप प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। उमर, आपको मैं ब्रेक के बाद दूंगी क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं बीच में आपको करना चाहती। नाज़रीन, स्टे विद अस, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। उमर, आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कंफर्म किया, मेरी टीम ने मुझे बताया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा पाकिस्तान के कानून में मौजूद नहीं है। हाँ, कोalition में शामिल जमातों को खुश करने के लिए ऐसा किया जाता रहा है, परवेज़ इलाही को बनाया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कुछ नहीं है। और आप सेरेमोनियल भी अगर ऐसे ओहदे पे फाइज होते हैं तब भी ऑर्डर्स जो हैं और सिग्नेचर्स जो हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के ही चलते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं वो ये ओहदा किसी को डेलीगेट कर दें तो मेरे ख्याल है वो तो सिर्फ रिप्लेस ही हो सकता है। तो उमर, आप क्या देखते हैं कि ये जो मुशावरत का अमल नहीं हो रहा मामलात में, इसकी क्या वजह है? मैं सिर्फ एक कमेंट दे दूं, जो आप बात कर रही थी, ये वो दौर था ज़ुनैरा जब जरदारी साहब मुकम्मल तौर पर खुद कहते थे कि नजरिए की कोई चीज़ नहीं होती, नजरिया किसी किस्म का नहीं होता, और वो नवाजने में लगे हुए थे। चाहे माजी में कातल अली काफ लीग हो या बलूचिस्तान के हो या MQM को जिस तरह अपीज कर रहे थे, तो ये वो जमाने की बातें हैं। फिर जिसका नतीजा भी 2013 में आया पीयूष पार्टी के खिलाफ। अच्छा, देखिए, आपने यहाँ जिक्र किया कि आइन का आर्टिकल 213(2)A,
ठीक है, जिसमें लफ्ज़ है कि प्राइम मिनिस्टर शेल। अब हम जानते हैं कि शेल का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, लुगत में ये होता है कि लाजमी तौर पर करेगा, यानी वो चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए अपोजिशन लीडर से रब्ता करेगा। अच्छा, इस बात को मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूँ, चलें ठीक है, इमरान खान साहब बहुत अहम मामला देख रहे हैं, आप बाकी मामलात में इमरान खान का रवैया देख लीजिए। आप याद कीजिए, इमरान खान ने बार बार वादा किया था इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, कि मैं नेशनल असेंबली और सेनेट में क्वेश्चन आवर रखूंगा जिसपे सवालात का सेशन होगा और मैं एज अ पीएम खड़ा होकर जवाब दूंगा। याद कीजिए, इलेक्शन से पहले भी कहा था, इलेक्शन के फौरी बाद भी कहा था। आज तक वो क्वेश्चन सेशन बाकायदा तौर पर नहीं हुआ। क्यों? वाज़ेह तौर पर यह कि अपोजिशन लीडरों से हाथ ना मिलाना पड़ जाए। क्या लगेगा शहबाज शरीफ से मैं हाथ मिला रहा हूँ या पीपल्स पार्टी किसी लीडर से हाथ मिलाना पड़ जाए, वरना क्या वजह है? पार्लियामेंट में ही सारे अहम मामला डिस्कस हो रहे हैं ना, लेकिन वो क्वेश्चन सेशन नहीं रख पा रहे। देखिए, कौमी मामलात के अंदर जब अहम मामलात होते हैं उसमें ज़ाती पसंद नापसंद या सियासी इख्तलाफात को परे रख देना चाहिए। आज की जो सियासी जमातें हैं ये नज़रियाती सियासत नहीं करती, लेकिन आप देखिए कि 1960s और 70s में सियासी जमातें मुकम्मल तौर पर नजरियाती होती थी, नजरिए की पॉलिटिक्स करती थी। आप जिस तरह पीपल्स पार्टी आप देखिए, वो लेफ्ट लिबरल और भुट्टो साहब की अपोजिशन के तौर पर जमात इस्लामी होती थी, नैप होती थी, नेशनल पार्टी, ये सब अपने अपने नजरिए पर कायम थी। उसके बावजूद याद कीजिए कि उस वक्त के एक बहुत अहम इशू था आइन साजी का। आप देखिए, भुट्टो साहब ने भी अपने इख्तलाफात पीछे रख दिए, नैप ने भी पीछे रख दिए, उस वक्त की अपोजिशन ने भी पीछे रख दिए और इस अहम काम के लिए अपना को वक्फ कर दिया। इसी तरह ना सिर्फ भुट्टो साहब ने अपोजिशन को अपने साथ मिलाया अहम मामलात पे, अपोजिशन ने भी शिमला अकॉर्ड जब करने भुट्टो साहब जा रहे थे, इंडिया जा रहे थे, तो अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने आकर भुट्टो साहब का उनको अलविदा कहा था जहाज से, एयरपोर्ट से, कि हम आपके बैक पर है, हमारा मैंडेट आपके साथ है, आप शिमला जा रहे हैं। तो इन चीजों को नहीं मानती। मैं यही कह रहा हूँ कि आज की तो अपोजिशन उस तरह है भी नहीं नजरियाती, ये तो सब ऐसी लड़ाई है ना अपने अपने मुफादात की। तो ये मैं मिसाल दे रहा था कि अहम कौमी इश्यूज पर, अहम कौमी मामलात पर अपनी जाती पसंद नापसंद को जरा कुछ अरसे के लिए पीछे रख देना चाहिए, पोस्ट डाल देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि खान साहब, इमरान खान साहब को अपनी कंस्टिट्यूंसी को नाराज़ करने का अंदेशा हो, इसलिए ना वो बाकी सियासतदानों के साथ जो है ना वो हाथ में लाना या उनके साथ यही जिस तरह वो खुद लेकर आए। लेकिन वो ही इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी एंड बिल्कुल सबके वज़ीर आज़म है ना, तो पाकिस्तान के। अब अगर वो अपनी पार्टी के बारे में सोचेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। बिलावल भुट्टो से अगर मतलब सवाल ये करें कि मतलब आपकी मनी ट्रेल कहाँ है, तो वो कहते हैं कि आप बैंड आउटफिट्स पे सिलेक्टिव एक्शन कर रहे हैं, आप क्रैकडाउन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब आपको डर पड़ गया है कि कोई और ना कर दे। तो ये तो वही सिचुएशन नहीं आ गई तकरीबन के नवाज शरीफ से सवाल JIT कुछ करती थी और जवाब कुछ और आता था। तो शहजाद साहब, ये टैक्टिक्स हैं, और अगर ये टैक्टिक्स हैं अटेंशन डाइवर्ट करने की, जिस तरह आज कायरा साहब मीडिया पे बरस रहे थे, तो इनको इससे क्या हासिल होगा? मनी ट्रेल, या इनको अपने सोर्सेस तो बताने पड़ेंगे ये सब कैसे हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है बिलावल और इस वक्त कर क्या सकता है। बिलावल की स्पेस देखें, इस वक्त हमारी पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल स्पेस खुली हुई है, पॉलिटिकल स्पेस, और वो है जो कि इस वक्त आपको PTI का इमरान खान तो नज़र आता है, यानी वो गवर्नमेंट में चल लीडर है, कब तक रहेगा, वापस PTI आती है नहीं आती है, तो बहुत आगे से खुले सवाल आते हैं। लेकिन अपोजिशन के अंदर PMLN लीड में होने के बावजूद ना शहबाज शरीफ साहब वो इफेक्टिव लीडरशिप दे पा रहे हैं अपोजिशन को या PMLN को, और उनके जो असल लीडर हैं वो इस वक्त जेल में है, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, इसलिए PMLN बिखरी सी है अपनी लीडरशिप के अंदर। ये जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हुई है, इससे बेहतर मौका बिलावल के पास और नहीं है अपनी जगह बनाने और जताने के लिए। अच्छा, बिलावल उस स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए व्हाट इज ही ट्राइंग, ही इज हिटिंग ऑल द राइट नोट्स। उसको इस वक्त ये परवाह नहीं है कि कौन बाहर क्या सुन रहा है या क्या देख रहा है, इंडिया क्या सोचता है, उसकी बात को किस तरीके से कोट करता है। उसको ये पता है कि इस वक्त दुनिया भर में दहशतगर्दी जो है, ये जो ग्रुप्स हैं, जिहादी ग्रुप्स हैं, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। वो पैटअप के पास भी है, वो अमेरिका के पास भी है, वो जब के पास है, तो उनके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, वो ट्रेन मार्च कर रहा है अपने नाना की याद के अंदर। वजाहत साहब तो शायद उस वक्त छोटे होंगे, मुझे याद है 1967 की जो ट्रेन थी भुट्टो साहब की जर्नी, आउटस्टैंडिंग, एक इफेक्टिव, हिला के रख दिया उन्होंने पाकिस्तान की सियासत को। तो अच्छा, तो वो चीजें हमने देखी हुई हैं, उसी को वो इस वक्त रीलिव कर रहा है। अच्छा, वो भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। देन ही इज टेकिंग ऑन व्हाट इज द लिबरल, जो कि लिबरल वॉइसेस थी। उसकी वालदा ने ये आवाज उठाई, उसके नाना ने आवाज उठाई, किसके खिलाफ? मिलिट्री डोमिनेशन के खिलाफ, ऑफ द पॉलिटिक्स। उसके ऊपर वो आवाज उठा रहा है।
यानी ही इज चैलेंजिंग मिलिट्रीज पोजीशन, जो कि एक हमारी अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेडिशनल किस्म का एक यहाँ पे सिविल मिलिट्री का डिस्कॉर्ड रहा है, उसको वो चैलेंज कर रहा है। अच्छा, तो इस किस्म की ये तो ही इज हिटिंग ऑल द राइट नोड्स इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट। लेकिन उसका मसला क्या आएगा, लीडर्स को फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। वो फॉलोअर्स बदकिस्मती से हमें यहाँ पर तो मिल जाएंगे टॉक शोज के स्टूडियोज के अंदर, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस तरीके से पंजाब के अंदर इतने बुरी तरीके से पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 2013 से 18 तक थी, जिस तरह उसको वहां पे रिबअप किया गया, जिस तरह वहां पे उसको छोड़ दिया गया, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा उस किस्म की एक दोबारा जनरेट करने के अंदर उसको सपोर्ट बेस। और अभी भी PMLN अपनी जगह कायम रख पाएगी द मोमेंट उनकी लीडरशिप की क्लैरिटी आती है, वो मरियम की शक्ल में आए या किसी और शक्ल में आए। और दूसरा मेरा ख्याल है कि PTI पर डिपेंड करता है कि ये अपनी जगह को जो पंजाब में बनी है किस हद तक रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अल्टीमेटली पंजाब के दो बड़े मोहरे मुझे PTI और PMLN ही नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी अपना ग्राउंड बेस लूज करने की वजह से बदकिस्मती से वहां पे बावजूद इन तमाम कोशिशों के एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी मेरी नजर के अंदर। ऑलराइट, वजाहत साहब, अगर सारे वो पॉइंट्स उजागर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त हमारा प्रॉब्लम भी हैं, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान में अगर कोई चीज़ें इंक्लूड करना चाहते हैं, उनके पास कोई ऐसे फोकस एरियाज़ हैं, तो वो हमें रिटन फॉर्म में भेजें, हम उस पर डिबेट करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। तो क्या इस पर तैयार हैं बिलावल? बिलावल जो है उनका कोई ब्रेन फ्रीज का मामला है कि वो ख़ुद को जो है वो इक्वेट करें शाह महमूद कुरैशी के साथ। शाह महमूद कुरैशी उनके अब्बा की सदारत में और गिलानी साहब की वजारत उस्मा में वज़ीर ख़ारजा थे, और रेमंड डेविस के इस पर उन्होंने, आपको याद होगा कि नाराज़ होकर जो है वो अलहदगी अख्तियार की थी। और रेमंड डेविस केस के बारे में अब तो ऐसी बहुत सी बातें मंजर आम पे आ चुकी है ना, खुद रेमंड डेविस साहब भी सामने आ चुके हैं, कुछ SMS और ट्वीट्स के जिनका जिक्र हम TV पे नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि 100% दुरुस्त फरमाया है शहजाद चौधरी साहब ने। पंजाब के अंदर जो चीज़ खोई है पीपल्स पार्टी ने, वो है वो नैरेटिव जिस पे लोग रैली करते थे। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जितने भी हैं पंजाब में, एवरेज जो उम्र है वो 65 से 70 वर्ष के दरमियान है। ठीक है। ये अगर बिलावल भुट्टो लीडरशिप चाहते हैं पंजाब में, तो उन्हें दो काम करना पड़ेंगे। एक तो उन्हें अपनी फॉलोइंग खुद, अपनी फॉलोअरशिप खुद बिल्ड करना पड़ेगी, और दूसरे उन्हें एक वाज़े नैरेटिव लेना पड़ेगा। उसके बगैर अगर वो यहाँ पे पंजाब में अब वो ये भुट्टो नहीं चलेगा। ये भुट्टो साहब को फांसी हुए 41 साल हो गए हैं, अब जो है वो लोग उस पर नहीं उनके साथ। और आप अपनी गलतियाँ किस तरह सिर्फ एक शहादत के साथ मंसूब करके जस्टिफाई कर सकते हैं? उमर, मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्या बिलावल ने जो अभी 2-4 दिन में अपना कद दिखाया है, उससे आपको लगता है वो कोई ऐसा स्टैंड ले पाए कि कोई रिवाइवल हो पीपल्स पार्टी का पंजाब में? दोनों सीनियर से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, अपने दोनों सीनियर से, कि आप ये देखिए कि इस टाइम वैक्यूम मौजूद नहीं है, खला मौजूद नहीं है। पंजाब में जो वैक्यूम था वो PTI ने फिल कर दिया है और नून लीग के पास है। साउथ पंजाब की डायनामिक्स दूसरी है, वहाँ फ्यूडल अप्रोच है, ट्राइबल थोड़ी सी अप्रोच है। KPK की पख्तून बेल्ट PTI में है, वैसे या खला में ANP है। सुने कि वैक्यूम वापस करने के चक्कर में। अच्छा, साउथ जो KPK है वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ होता है, हज़ारा बेल्ट नून लीग के साथ है। ठीक है, बलूचिस्तान की डायनामिक्स जरा ट्राइबल होती है। सिर्फ अंदरून सिंध की जो लैंडेड एलीट है वही इस पीपल्स पार्टी के साथ है, बाकी और किसी जगह बिलावल की पॉलिटिक्स का वैक्यूम नहीं है ना। बिल्कुल, क्योंकि वैक्यूम नहीं है ना। पंजाब में वो वैक्यूम सारा PTI ने ले लिया ना। आप देखिए 2013 में ये पूरी तहकीकात इस पर हुई कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का वोट गया किधर। जो जरदारी साहब समझ रहे थे कि मैं काफ लीग को अपने साथ मिलाऊंगा और पीपल्स पार्टी को तो मिलकर, वो PTI की तरफ गया। जो इंतखाबात के माहिरीन है पाकिस्तान के बताते हैं वो PTI की तरफ गया। बिलावल जो कर रहे हैं वो समझदारी है कि गलती है? नहीं, समझदारी या गलती का तो नहीं, लेकिन इसका कोई हासिल नहीं है। समझदारी या गलती का तो नहीं, क्योंकि खला नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया आपका। वजाहत साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शहजाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम में डिफरेंट न्यूज़ को क्योंकि हिट किया है, तो उसमें से जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये है कि एक तो ये कि हमें, चाहे हमारे लीडर्स हों चाहे सोसाइटी की बात हो, हमें अपने मोटिव्स पे बहुत क्लियर होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो को भी क्लियर होना पड़ेगा कि वो इस मुल्क में सही कोई लिबरल लीडर का किरदार अदा करना चाहते हैं या जरदारी के पीछे छुपना चाहते हैं। हमें एज अ कलेक्टिव फोर्स अपनी स्टेट को मजबूर करना पड़ेगा कि वो खुद गलत चीज़ों के खिलाफ एक्शन ले। ये नहीं कि जब कहीं और से ट्वीट हो और किसी FATF का मामला हो तो फिर मामलात को सीधा करने चल पड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।